नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कोई जुगत काम नहीं आ रही है और कोई आप ये कहिए कि हथकंडा भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि किसी तरीके से सीबीआई के चंगुल से उन लोगों को बचाया जाए जिनको सीबीआई अब ले जाना चाहती है और उनसे पूछताछ करना चाहती है। ये नूरा कुश्ती महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई के बीच तकरीबन डेढ़ साल हो गया ये चलते हुए। हाँ, इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो सियासत चली है उस सियासत ने पूरी अघाड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया है। फिर वो चाहे शरद पवार हो और या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस, तीनों दलों को, और खासकर मैं अगर बात करूं शरद पवार की, जिन्हें कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो उस चाणक्य के माथे को झंझना दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। और ऐसा जान पड़ता है कि अब देवेंद्र फडणवीस वाकई में नाना साहब की भूमिका में, नाना साहब की तरह वो गोटियां रख रहे हैं और उस गोटियों जो वो सियासी चालें चल रहे हैं उसमें सामने वाला बड़ी बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। और जिस तरीके का माहौल देवेंद्र फडणवीस भाजपा कम से कम महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष को लेकर बनाना चाह रही है, उसमें यह मालूम पड़ता है कि वो बहुत हद तक सफल भी हो रही है और उसकी ये सफलता अघाड़ी के लिए संकट का सबब बनी हुई है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो रही है अघाड़ी को लेकर, उसे खड़ा करने में जो सरकार का रवैया हो उससे इतर बड़ा काम तो भाजपा कर रही है। तो वो जो सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी लहर होगी उसको पूरी तरह से कैश किया जा सके, इसकी पूरी कवायद देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। उनकी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनका चाहे पेनड्राइव हो, वो पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला देता है। और भूचाल ऐसा कि सत्ता पक्ष सकपका जाता है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से हुआ कि नहीं, एनसीपी और शिवसेना के बीच में बड़ा जो है मतभेद आ गया है। और मतभेद इस बात को लेकर आ गया है कि देखिए आपके पास ग्रह है, कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये देखिए आपके पास वित्त है और ये वित्त आपके पास है, और जो यहां से आवंटन होना चाहिए वो आवंटन न कांग्रेस को हो पा रहा है और न वो आवंटन जो है शिवसेना को हो पा रहा है। इस तरह की बातें उभर कर आई। इसे कहते हैं सियासत में मास्टर स्ट्रोक। देवेंद्र फडणवीस सिर्फ चाबी घुमा रहे हैं, हलचल तीनों पायों में हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं उसके कारण जो सहयोगी हैं और सहयोगियों के जो विधायक हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है अभी चुनाव लड़ने 2024 में, वो क्या बताएंगे कि हमने क्या काम किया। जब कहा जाएगा सारा आवंटन तो जो एनसीपी को हुआ था, तो वो अपनी जनता से क्या कहेंगे कि साहब हमने क्या क्या काम किया। तो ये जो बात निकल कर सामने आ रही है, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और ये बात जो है ये सत्ता पक्ष को खासा परेशान कर रही है। यूं ही नहीं, उद्धव ठाकरे को यह कहना पड़ा, प्रेस रिलीज जारी किया उन्होंने कि नहीं हमारा गृह मंत्री से कोई मतभेद नहीं है, हम उनके कामकाज से नाराज नहीं है, ये उनको कहना पड़ता है। फिर गृह मंत्री और उनकी अपनी घंटों की बैठक चलती है। अगर सब कुछ ठीक ही है तो यह खबर कहां से आ जाती है कि एनसीपी प्रमुख से जो मुख्यमंत्री की बात होती है, ये कहां से खबर आ जाती है? ये खबर कहां से आ जाती है कि आप लोग जो है देवेंद्र फडणवीस के समय में जो कामकाज हुए हैं उस कामकाज पर उन फाइलों को खोलिए और देखिए कि उसमें भ्रष्टाचार कहां से निकलकर सामने आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है अंदर खाने, मतलब तीनों पायों में, यह बात कहां से सामने आ जाती है कि साहब जो एनसीपी है वो भाजपा को लेकर बड़ी सॉफ्ट हो गई है। यह बात कहां से आ जाती है? बस कुछ तो चल रहा है, ठीक है, प्रेस रिलीज तो एक अलग मसला है। यह बात कहां से आ जाती है कि जिस देवेंद्र फडणवीस को थाने में बुलाना था उनके घर ही पुलिस जाकर बातचीत कर लेती है और गृह मंत्री जो अलग से बयान दे देते कि नहीं हम उनको इंटरोग्रेट नहीं कर रहे थे, हम तो उनसे जांच में सहयोग लेने गए थे, इस तरह का बयान आ जाता है। जबकि आपको ध्यान होगा कि जब ये लाए जाते हैं
मुंबई पुलिस कमिश्नर नए वाले जब ये आते हैं पांडे जी, तो ये माना जाता है कि अब शिकंजा कसा जाएगा विपक्ष पर। और देवेंद्र फडणवीस ने तो बाकायदे पेनड्राइव लाकर रख दी। ये चर्चा चल ही रही थी कमिश्नर बनने के बाद। जैसे ही वो यहां से आते हैं और वहां से हेमंत नागराले हटाए जाते हैं, ये चर्चा शुरू हो जाती है कि साहब अब तो भाजपा के नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। ये चर्चा ही चल रही थी। और कई पत्रकार ये सोच ही रहे थे कि क्या मतलब, चर्चा तो चली हो गई, अभी लोग क्या करने जा रहे हैं, ये सोच ही रहे थे कि क्या करने जा रहे हैं। तब तक देवेंद्र फडणवीस पेन ड्राइव लेकर आ जाते हैं कि देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि फलाने नेता को जो है इसमें फंसाना और ढिमकाने नेता को इसमें फंसाना है। ये बड़ी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें चल रही हैं। इन सारी चीजों के बीच जो देवेंद्र फडणवीस के विस्फोट से, एक तो दिवाली के बाद और एक दिवाली से पहले जो उन्होंने 2 धमाके किए। एक धमाके में नवाब मलिक की स्थिति गड़बड़ा गई, और उसके पहले जो धमाका उन्होंने किया था उसमें तो अनिल देशमुख ही आ गया। और न सिर्फ अनिल देशमुख, बल्कि अब जान पड़ रहा है कि पूरी अघाड़ी सरकार अनिल देशमुख वाले मामले में फंसती नजर आ रही है। ईडी ने तो बाकायदे सब कुछ खोल कर रख दिया है कि साहब ये ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते थे, और साहब उसमें जो उस समय एसीएस होम रहे वो भी आकर बोल चुके हैं, जो अब महाराष्ट्र सरकार में सलाहकार हैं, वो भी आकर बता दिए। तो सब लोग एक एक करके ये बता रहे हैं कि कहीं से लिस्ट आती थी, अब वो लिस्ट अनिल परब से आती थी, अनिल परब कहां से लाते थे, ये तमाम चीजें जांच पड़ताल चल रही है। इसी जांच पड़ताल में सीबीआई ने कहा कि हमको भी ले जाना है। अब आप ये देखिए कि सीबीआई के पास या सीबीआई इंट्रोग्रेशन ना करे अनिल देशमुख का और वो कुंदन शिंदे का, सचिन वाजे का, तो खासकर सचिन वाजे को तो हम हटा दे, क्योंकि सचिन वाजे तो एक अलग मैटर है। सचिन वाजे से ज्यादा जरूरी अनिल देशमुख है। अनिल देशमुख को अगर सीबीआई पकड़ ली तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। ईडी को तो जो उन्होंने कहा वो कहा ही। सीबीआई ये जांच ना करे, उसके लिए कितनी कोशिश की अघाड़ी सरकार ने। अघाड़ी सरकार पर मुंबई हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि नहीं, आप एसआईटी बनवा दीजिए, एसआईटी जांच करे। सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं। क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि जो सुबोध जायसवाल हैं सीबीआई के डायरेक्टर, वो पहले वहां पर एक बोर्ड है महाराष्ट्र में, तो वो बोर्ड जो है पुलिस महकमे का एक बोर्ड है जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उससे भी पूछा जाता है, लेकिन उसकी अनुशंसा बाध्य नहीं होती है। अब उसमें वो थे और संभवतः सुबोध जायसवाल बहुत कुछ जानते हैं उस ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले के बारे में। इसीलिए बार बार अघाड़ी सरकार ये चाहती है कि सीबीआई जांच ना करे, और उस जांच में वो बात जो दावा कर रही वो यही कर रही कि अगर उसकी जांच सीबीआई करेगी तो सुबोध जायसवाल जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं और वो यहां रह चुके हैं, तो वो जो है वो प्राइमा फेसिया पूर्वाग्रह से होकर काम करेंगे। ये उनको कष्ट है, और इसी कष्ट के तहत उन्होंने मुंबई में डाला था, मुंबई हाई कोर्ट में। और ये तब डाला था जब कैबिनेट सचिव, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और डीजीपी महाराष्ट्र को सीबीआई ने तलब किया था, सम्मन किया था। आइए बताइए क्या क्या हुआ अनिल देशमुख वाले मामले में। तो सरकार चली गई बॉम्बे हाई कोर्ट कि साहब ये परेशान कर रहे हैं हमारे अधिकारियों को सीबीआई वाले। तो कोर्ट ने कहा परेशान नहीं कर रहे हैं, वो सम्मन कर रहे हैं, जाकर जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं वो। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि साहब एक तो ये परेशान, दूसरा एसआईटी बना दीजिए आप कोर्ट मॉनिटरिंग एसआईटी बनाइए, वही जांच करेगी। हमें सीबीआई भरोसा नहीं, कारण फिर वही सुबोध जायसवाल। कोर्ट ने कहा एसआईटी तो नहीं बनेगी, और इधर सीबीआई ने कहा कि माई बाप, हमने थोड़े ये जांच अपने हाथ में लिया है, आपने कहा था तब हमने जांच अपने हाथ में लिया है। तो ये बात वहां की सरकार नहीं समझ पा रही है कि जब आप सीबीआई में अविश्वास की बात करते हैं
तो असल में यह विश्वास सीबीआई पर नहीं, यह अविश्वास कोर्ट पर हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर कोर्ट ने दिया है और असल में कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही सीबीआई जांच कर रही है। बड़ी बात यह है, तो अब उसमें अलग से कौन से एसआईटी बैठा दी जाए मॉनिटरिंग में, यह बात मुझे लग रहा है कि यह बात कोर्ट को भी खटक रही होगी कि यह तो जो जांच हो रही है हमारी निगरानी में हो रही है, तो दूसरी एसआईटी क्या जरूरत है। एक बात यहां तो सब खारिज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, फिर पहुंच गए लोग सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये देखिए कि कितना जरूरी हो जा रहा अनिल देशमुख को बचाना कि अनिल देशमुख सीबीआई के हाथ में ना जाए। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख के पास कई ऐसी जानकारियां हैं जो वहां कई बड़े सियासी लोगों के लिए समस्या का सबब बन सकती है। आपको याद होगा सचिन वाजे ने जो ईडी को स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे, तो वो भी सचिन वाजे से। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट हैं, इसलिए इनको ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी सीबीआई पता नहीं क्या जाके बताएंगे अनिल देशमुख, क्योंकि वहां तो पूछताछ होगी तगड़ी और फिर न जाने कहां कहां तक बात पहुंचे। अभी देखिए, अभी जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है उसमें ठाकरे परिवार तक के लोगों के पास तक जो है ईडी पहुंच चुकी है, और इधर देखिए तो पवार परिवार में बहुत जगह तक पहुंच चुकी है। तो अब नंबर किसका होगा? अब सीबीआई जब ले जाएगी तो यही सब सवाल है। तो पहले मुंबई हाई कोर्ट में कोशिश हुई, जब यहां हाई कोर्ट ने एसआईटी से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, एसआईटी नहीं बनेगी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो अब सीबीआई ले जा रही है, और सीबीआई ले जा रही है तो वहां अब देखिए क्या क्या बताते हैं। तो ये अनिल देशमुख की जांच जो हो रही है वो सीबीआई तक ना पहुंचे, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच एसआईटी ही करे, और अभी अब एसआईटी करेगी तो कोर्ट मॉनिटर एसआईटी होगी, तो अपने हिसाब से कुछ करना होगा इन लोगों को, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो परिस्थितियां बनी है महाराष्ट्र में, और खासकर देवेंद्र फडणवीस ने जो स्थिति खड़ी कर दी है अघाड़ी सरकार के लिए, वो परिस्थिति इतनी अब गंभीर हो चली है कि उस परिस्थिति से निकलने के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं वो सब अब ऐसा मालूम पड़ता है कि नाकामयाब होती दिख रही हैं। कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है, वो चाहे अनिल देशमुख को बचाने की हो और चाहे नवाब मलिक के बचाने की हो, और फिर चाहे जो सरकार के भीतर अंतर्द्वंद है उससे पार पाने की हो। ये तमाम कोशिशें अभी फौरी तौर पर तो नहीं दिख रही हैं कि दूर हो रही हैं। बाकी शरद पवार को कहा ही जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य, लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो नाना की भूमिका में है। तो अब यह देखना होगा कि चाणक्य और नाना में जो सहमत का खेल चल रहा है उसमें कौन बाजी मारता है, और क्या ये जो पूरी वहां मैं ये कहूं कि सरगर्मी चल रही है उस सरगर्मी में कौन विजेता होकर निकलता है। ये तमाम चीजें हैं जो देखनी होंगी, और उसी से तय होगा कि असल में 2024 में महाराष्ट्र में सिक्का किसका चलेगा, इधर गठबंधन का चलेगा या भाजपा देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कुछ चमत्कार कर पाएगी। क्योंकि मैं ये पूरी तरह से मान रहा हूं कि पूरी रसाकसी अब 2024 को लेकर चल रही है, जो अब इधर तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब 2022 चल रहा है और अब एक मान के चलिए आप 1.25 साल 1.5 साल बाकी है, 24 में तो चुनाव ही है, इधर लोकसभा का और उधर विधानसभा का। तो उस लिहाज से अब यह देखना होगा कि ये जो सहमत का खेल चल रहा है वो किधर जाता है, और क्या जो अघाड़ी की कोशिश है कि किसी तरीके से अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो और तमाम उनके जो मंत्री और जो नेता जिन पर ईडी और जो सीबीआई के रडार में है उनको बचा पाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।